नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोट फाइंडर्स में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ एसेट्स क्लासेस क्या होते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था एफडीज, कितने तरह की एफडीज होती हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स क्या चीज़ होते हैं और इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या इनके फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। ठीक है। सो बॉन्ड्स बेसिकली, बॉन्ड होता है एक बंधन। ठीक है। बंधन कहें तो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में। एक होता है बोरोवर और एक होता है लेंडर। एक देने वाला होता है पैसा, एक लेने वाला होता है। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि इतना परसेंट ब्याज हमें दिया जाएगा एक लिमिटेड पीरियड के बाद में। ठीक है। और बाद में हमारा मूल दे दिया जाएगा। इनमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पीरियडिकली आपको दे दिया जाए। जैसे एक साल का इंटरेस्ट बना, दे दिया, फिर अगले साल इंटरेस्ट दे दिया, फिर लास्ट में आपको पूरा का पूरा आपका जो मूल है, पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है, वो दे दिया। या दूसरी सिचुएशन हो सकती है आपको कि एक साथ इकट्ठा करके सारा का सारा इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल एक साथ दिया गया। तो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। और बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में क्या फर्क होता है? बॉन्ड्स जो है वो टर्म है आपके, जो यूके का जो सिस्टम है, जो भी ब्रिटिश सिस्टम है, यूरोपियन सिस्टम है, उसमें बॉन्ड्स बोलते हैं। और जो अमेरिका में सेम चीज को डिवेंचर बोलते हैं। तो कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं? ठीक है। सबसे पहले होता है आपका पीएसयू बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स। तो इनके बारे में हम धीरे धीरे आगे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बॉन्ड यील्ड क्या होती है। आपने बॉन्ड यील्ड जरूर सुना होगा। बॉन्ड यील्ड होती है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको, कितना परसेंट रिटर्न आपको वो बॉन्ड देने वाला है। ठीक है। परसेंट इंटरेस्ट अलग हो सकता है, रिटर्न अलग हो सकता है। मान लीजिए आपको 100 रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड 90 रुपए में मिल गया कहीं से, और 5% उस पर इंटरेस्ट था। ठीक है। तो आपका 90 रुपए के हिसाब से जो इंटरेस्ट बैठता है वो बैठता है 15 रुपया। और 100 रुपए के हिसाब से अगर वो बॉन्ड लेते तो आपको इंटरेस्ट बैठता है 5 रुपया, है ना। सो दोनों सिचुएशंस में क्या हो गया, आपका जो इंटरेस्ट है वो, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो चेंज हो गया। सो दो, जो बॉन्ड यील्ड होती है वो ये दिखाती है कि जितने पैसों में आपने, जो वैल्यू, जिस वैल्यू में आपने वो बॉन्ड लिया है, उसके हिसाब से वो कितना रिटर्न दे रहा है। ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फेस वैल्यू। ठीक है। तो सबसे पहले पीएसयू बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं। पीएसयूज क्या होती हैं? पीएसयू वो कंपनीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा 51% या 51% से ज्यादा होता है। ऐसी कंपनीज को पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब ऐसी कंपनी को अगर एक सिचुएशन मान लीजिए, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ प्लांट लगाना है, या कोई एक्सपेंशन करना है कंपनी का, या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है किसी भी चीज़ के लिए, और उसके पास पैसा लेने के लिए दो तरीके हैं। या तो वो अपने कंपनी के हिस्सेदार बढ़ा ले, और लोगों को पार्टनरशिप दे दे, या फिर किसी से उधार कर ले। तो अगर वो किसी से उधार लेता है तो वो एक बॉन्ड बना के देगी वो पीएसयू कंपनी, किसी भी लेंडर के नाम पे, आपके मेरे नाम पे, अगर जिसको जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो बॉन्ड खरीदेंगे, और उसको ये बताएंगे कि इतना इतना परसेंट आपको इस बॉन्ड पे गारंटीड रिटर्न मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। कंपनी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, जिन लोगों ने बॉन्ड लिया है उनको अपने, उनको जो फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न है वो मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ तरह, जैसे कुछ पीएसयूज हैं जिन लोगों ने ये बॉन्ड्स इश्यू कर रखे हैं। और इसमें एक चीज देखिए, रेटिंग्स। ये रेटिंग्स क्या होती है बाद में बताऊंगा आपको। और ये देखिए रेट ऑफ रिटर्न्स। जैसे जैसे टर्म बढ़ती जा रही है, रेट ऑफ रिटर्न्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाता है। इसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब, जैसे मान के चलिए टाटा ग्रुप की कोई कंपनी, टाटा मोटर्स है मान लीजिए। टाटा मोटर्स को अपना कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाने के लिए नए प्लांट बनाना है, उसको पैसे की जरूरत है। अब वो भी पैसा दो ही तरीके से ले सकता है, तो पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप अपनी किसी को दे दे, या फिर आपसे उधार ले ले। अब इस सिचुएशन में अगर कोई कॉर्पोरेट हाउस या कॉर्पोरेट कोई कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं है, 51% शेयर होल्डर नहीं है, उससे कम है, ठीक है, ऐसी कंपनी अगर कोई बॉन्ड इश्यू करती है, उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है। ये कुछ एक स्पेसिमेन है पुराने जमाने का कॉर्पोरेट बॉन्ड।
तो इस तरीके से पेपर में के फॉर्म में होता था, डिजिटल फॉर्म में वो भी हो सकता है बॉन्ड। ऐसा नहीं कि पेपर भी फॉर्म में होगा, डिजिटल फॉर्म में भी बॉन्ड हो सकता है। तो ये पुराने ज़माने का मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए आपको ये दिखाया। ठीक है। एक होता है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें गवर्नमेंट, ये है ना, गवर्नमेंट ऐसे बॉन्ड्स इशू करती है कि अगर आप इन बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे तो आपको आईटी एक्ट 1961 के हिसाब से अंडर सेक्शन 1015 फोर्थ ऑफ एच में आपको जो है छूट के प्रावधान दिए जाएंगे। अगर आपने इन इन सिचुएशन में और वो भी जो बॉन्ड्स होते हैं वो कुछ स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है, मान लो रेलवे ट्रैक का कोई निर्माण करना है ना, या किसी नेशनल हाईवे का कुछ भी हो सकता है, कोई डैम बनाना, डैम का प्रोजेक्ट है, या म्यूनिसिपैलिटी का कोई बॉन्ड है ना। तो इस तरह के बॉन्ड जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं, अगर आप उनमें पैसा लगाएंगे तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स मोस्टली म्यूनिसिपैलिटी इश्यू करती है। तो इस तरह के अगर कोई डेवलपमेंट के काम में गवर्नमेंट आपसे पैसा मांगती है और कुछ स्पेशल ऑफर देती है कि हम इन पे टैक्स, अगर इनमें आप पैसा लगाएंगे तो टैक्स नहीं देंगे, लेंगे, सॉरी, तो ऐसे बॉन्ड्स को टैक्स फ्री बॉन्ड्स कहा जाता है। ठीक है, ये म्यूनिसिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं पुराने जमाने की बॉन्ड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, अदर देन मतलब कोई स्पेशल पर्पज नहीं है, गवर्नमेंट को नॉर्मल सिचुएशन डील करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, है ना, और कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म के पैसों की जरूरत है ना। जैसे कोई लॉन्ग टर्म का 20 साल का कोई प्रोजेक्ट हो गया है ना, उसके लिए उसको पैसों की जरूरत है, या फिर कोई ऐसा स्वच्छ भारत अभियान है उसके लिए पैसों की जरूरत है। कोई भी ऐसी बड़ी गवर्नमेंट स्कीम या कोई आपकी फॉरेक्स रिजर्व उसके पास कम हो गया, उसके लिक्विडिटी नहीं है, पैसे की जरूरत है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसों की जरूरत है, तो ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो गवर्नमेंट के पास भी ऐसा नहीं है टैक्स के हिसाब से सारा पैसा आ जाता है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोगों से उधार लेती है और जब गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तो आपको वापस दे देगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, खुद या स्टेट गवर्नमेंट कोई खुद अपने लिए पैसा लेने की कोशिश करती है आपसे, तो वो भी एक बॉन्ड बना के देती है आपको। इस बॉन्ड्स को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, मोर देन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट भी आपका डिफॉल्ट हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि उसमें जो गारंटर है वो गवर्नमेंट है। और ये चीज़ें गवर्नमेंट ऐसा बहुत कम होता है जिस कंट्री की इकोनॉमी जो काफ़ी स्टेबल होती है तो उस कंट्री का डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये इसका स्पेसिमेन है, 5 रुपए का जो है फेस वैल्यू का आपका बॉन्ड है, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब है जीरो कूपन बॉन्ड्स है। कूपन बॉन्ड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। मान लीजिए किसी एंटाइटी ने कहा, मैंने आपको दो सिचुएशन समझाई थी, इंटरेस्ट देने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, एक पीरियोडिकली आप महीने में, 6 महीने में, 1 साल में इंटरेस्ट देते रहिए और आप लास्ट में आप मूल दे दें। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या बनती है, आप एक साथ इकट्ठा करके सारा का सारा पैसा, इंटरेस्ट प्लस मूल प्लस प्रिंसिपल, दोनों को मिला के आप वापस करें। ठीक है, तो जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं उसमें ये सिचुएशन है कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल एक साथ दिया जाएगा। और कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, आपको बॉन्ड दे दिया, ठीक है, उसके नीचे कूपन्स लगे होते हैं। एक कूपन आप हर साल जमा करिए, उतना पैसा आपको मिल जाएगा, हर साल इस तरह से करते रहिए। जब मान लो 20 साल का वो बॉन्ड है तो 20 कूपन लगे होंगे उसमें, ये साल भर के एक एक कूपन के हिसाब से, है ना। और जब 20 साल पूरे हो जाएंगे तो एक कूपन, लास्ट कूपन जमा करिए, वो बॉन्ड जमा करिए, आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। देखिए ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपका कूपन बॉन्ड है और जो राइट हैंड साइड में जीरो कूपन बॉन्ड है। दोनों में आप फर्क देख लीजिए, नीचे इसमें 4 कूपन लगे हुए है ना, तो ये कूपन जमा करेंगे इनका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और ये राइट साइड में एक साथ में ही आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो नॉन जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली उसमें होता मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि ये डिस्काउंट में बेच दिए जाते हैं, जिसका उसका जो उतना उसका जो फेस वैल्यू है, मान लीजिए इस राइट हैंड साइड वाले बॉन्ड का वैल्यू 25 रुपया है और 10 साल के लिए इसने आपको बॉन्ड बेचा है, तो हो सकता है आपको 15 रुपये में दे दे कि आप 15 रुपये में अभी ले लो 1984 में, और जब 1994 में मैं आपसे लूंगा तो ये 25 की जगह 35 रुपये में लूंगा या 40 रुपये में लूँ, सॉरी 15 रुपये में भी लिया है आपने, 25 रुपये में आपको दे दूंगा।
या आपको आज 10 रुपए में दे देता हूँ, जब इसकी फेस वैल्यू पे मैं आपको 10 साल बाद ये खरीद लूंगा। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्काउंट पे बेचे जाते हैं। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कुछ वैसे बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड ही इश्यू करती हैं, लेकिन उसके साथ एक सिचुएशन अटैच कर देती हैं कि इसको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी चाहे, एट योर ओन विल। अब ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा, सोच के देखिए। मान लीजिए किसी बंदे ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, सॉरी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा लगाया, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये बोला कि हमारा जो ये बॉन्ड है कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना। तो मान लीजिए उसने 1 लाख रुपया लगाया था उन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में, और अगर वही 1 लाख रुपया वो उनके रिलायंस कंपनी का शेयर ले लेता, तो उसकी वैल्यू हो जाती 3 लाख 10 साल में, है ना। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। और 10 साल बाद जो इंटरेस्ट के हिसाब से उसका अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 2 लाख। तो उसको फायदा किस में है, अगर वो उन शेयर्स में पैसा लगाता तो शायद उसको ज्यादा फायदा होता, है ना। तो वो चाहे तो उन पैसों को, सॉरी उन बॉन्ड्स को सीधे सीधे शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, मैं आपको स्पेसिफिकली भी आपको क्लियर कर सकता हूँ चीज़ें। एक गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाली थी, इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स निकाले थे। देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो इन्फ्लेशन से कैसे फाइट करे। आप अगर आज 100 रुपए की एक चीज आज खरीद रहे हैं, है ना, तो ये जरूरी नहीं 10 साल बाद 100 ही रुपए में वो चीज मिलने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, आपको 1 किलो सेब आज 100 रुपए किलो मिल रहा है, तो 10 साल बाद शायद 200 रुपए किलो भी हो जाए, चाहे ज्यादा भी हो जाए, है ना। तो हमेशा महंगाई बढ़ती रहती है, और हमारा कहीं भी इन्वेस्ट करने का पर्पस कम से कम ये तो होता ही है कि हमें कम से कम महंगाई के हिसाब से, जितना महंगाई का जो ग्रोथ है, महंगाई की जो ग्रोथ है, जो महंगाई इन्फ्लेशन रेट है, उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिल जाए, जिससे हम आगे फ्यूचर में नुकसान ना हो। अगर हमें आगे फ्यूचर में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उतनी तो मिल जाए कम से कम जितना हम आज खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, एक ऐसी स्कीम लेके आए हैं कि जितना भी आपका जो इन्फ्लेशन है, मान लीजिए 4% इन्फ्लेशन है, 5% इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन तो वो बॉन्ड कवर करेगा ही, प्लस आपको 1.5% जो है एक्स्ट्रा, उस जो रेट में, मान लो अगर 5% आपका इन्फ्लेशन है, प्लस 1.5%, 6.5% रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, इनके इंटरेस्ट रेट जो है इन्फ्लेशन से लिंक्ड रहते हैं। और जो इसका जो इन्फ्लेशन का जो बेस है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है 2010। इसके हिसाब से जो है आपकी इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इसमें दो रेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड रेट, है ना, एक होता है इन्फ्लेशन रेट। फिक्स रेट आपका 1.5% हो गया, इन्फ्लेशन रेट आपका जितना इन्फ्लेशन सीपीआई के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको अगर पैसा डाल दिया, आपको ये तसल्ली है कि आपका जो इन्फ्लेशन है उससे आपको परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, अब ये देखिए बॉन्ड रेटिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स की जो रेटिंग्स क्या है ना। और सबसे ज़्यादा जो, फिर उसके साथ साथ आपका जो रिटर्न्स है ना, ये चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो आप 2018 का ही देख लीजिए, छोटी सारी बात। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड रेटिंग है, सबसे ज़्यादा हाई जो कम से सबसे कम रिस्क वाला जो बॉन्ड है वो है ऊपर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। उसके बाद ट्रिपल ए प्लस, इसी तरीके से नीचे जाते जाते जैसे ही आपकी जो हम रेटिंग्स घटती चली जा रही हैं। और दूसरी चीज, जितनी जितनी रेटिंग कम है उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, है ना। जितनी 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 कम रेटिंग है उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट वो आपको देने को तैयार है, और जितनी हाई रेटिंग है उतना वो कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप, रतन टाटा आपसे बोले कि भाई मैं एक नई कंपनी लगा रहा हूँ और आपसे पैसे की जरूरत है ना, आपको बोर्ड बना के दूंगा और आपको इतना इतना पैसा दूंगा, या अंबानी बोले, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं। और ऐसे आपके जैसे 10 लोग वहां पे पहुंच जाएंगे पैसा देने वाले। तो फिर क्या होगा उस सिचुएशन में, वो इंटरेस्ट रेट जो है अपना कम कर देंगे, भाई मैं इतना इंटरेस्ट पे लूंगा, देना हो दो, नहीं तो जाओ। तो जहां ज्यादा देने वाले लोग होते हैं, जहां पे जो रिस्क है, क्योंकि रतन टाटा एक जाना माना नाम है ना, अगर वो पैसा मांगेंगे तो उनको पैसा देने वाले काफी लोग हैं। तो उनकी इतनी इतनी कोई लोड नहीं, मतलब उनको कोई इतनी जरूरत नहीं है कि सबसे पैसा लेने की जरूरत है, उनको देने वाले काफी बैंक्स भी होंगे, काफी इंडिविजुअल्स भी होंगे। तो उनका जो रिस्क का जो जो उनकी बॉन्ड रेटिंग है वो भी हाई होगी, इसीलिए क्योंकि उनको उनका जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा उस हिसाब से बॉन्ड रेटिंग्स होती हैं। तो रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे क्रिसिल वगैरह, वो बॉन्ड को रेट करती हैं कि इसके इस कंपनी के बॉन्ड की रेटिंग ये होगी। ठीक है, तो उनका जो बॉन्ड हो वो ट्रिपल ए रेटिंग का है मान लीजिए,
तो वो कहेंगे भाई मेरे पास देने वाले बहुत है, मैं तो कम इंटरेस्ट रेट दूंगा। ठीक है, बाकी अगर मान के चलिए फ्यूचर ग्रुप, जिसमें काफी, ये सत्यम कंप्यूटर्स आपके पास आता है अभी, अभी तो नहीं है खैर। ठीक है, तो सत्यम कंप्यूटर्स आपके पास में आता है लेके, या मैं आ जाऊं, आप मुझे जानते नहीं है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे बिजनेस सेटअप करना है अपना, है ना। तो आप बोले मैं जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं आपको जानता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, आपको कैसे दूँ? तो मैं कहूँ भैया आपको 25% इंटरेस्ट दूंगा। तब जाके आप सोच सकते हैं कि हाँ इसको पैसा देना चाहिए कि नहीं, इसमें रिस्क कितना है। इसको जानता नहीं है, इसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इसका कोई सिविल स्कोर नहीं है ना। कोई बैंक जिसका सिविल स्कोर होगा वो सिविल स्कोर देख के ही देता है ना आपको पैसा। तो ये चीज होती है, जहां पे रेटिंग हाई है वहां पे इंटरेस्ट रेट कम, जहां पे रेटिंग कम है वहां पे इंटरेस्ट रेट हाई। जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड, जितना कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड। ये फाइनेंस का एक बेसिक रूल है। ठीक है, अब एक चीज जो बॉन्ड यील्ड होती है और बॉन्ड का प्राइस होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हो सकती है अलग हो और बॉन्ड का प्राइस अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। तो जितनी बॉन्ड यील्ड होगी, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस के जो जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो बॉन्ड का प्राइस है वो घटने लगता है। एक सिचुएशन समझिए, मैंने 100 रुपये का फेस वैल्यू का बॉन्ड लिया 10% की इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट पे। अभी फिलहाल उसकी जो, ठीक है, 10% उसका इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपये का बॉन्ड है। अभी उसकी बॉन्ड यील्ड भी 10 ही रुपया है, क्योंकि जो मैंने 10 रुपये का फेस, 100 रुपये का फेस वैल्यू 100 ही रुपये दे के लिया है, प्राइस भी 100 है और वैल्यू भी 100, सॉरी फेस वैल्यू भी उसकी 100 ही है। ठीक है, अब सिचुएशन समझिए, अगले दिन को गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई हम अगले वाले जो बॉन्ड देंगे वो 12% पे देंगे, है ना। अभी मेरे पास जो बॉन्ड रखा हुआ तो 10% वाला रखा हुआ है, मुझे तो घाटा हो गया यार, है ना। अब इस सिचुएशन में मान लो मैं उस बॉन्ड को बेचना चाहता हूँ, बॉन्ड बेच भी सकते हैं आप, ठीक है, बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में, तो बॉन्ड को बेचना चाहता हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैं पास बंदे के पास जाऊंगा, कोई नया बंदा है जिसके पास बॉन्ड अभी नहीं है, उसको बोलूंगा भाई बॉन्ड ले लो ये। वो बोलेगा तुमसे क्यों लूँ भाई मैं, तुम बाहर तो मुझे 12% वाला मिल रहा है, तुम 10% वाला बॉन्ड दे रहे हो मुझे। तो मैं बोलूंगा चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको तुम्हें 95 रुपये में लगा देता हूँ, तब तो ले लोगे? वो कहें हाँ चल तब ले लूंगा। तो इसी तरीके से जब जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती, और जब 95 रुपये का लगे तो उसकी बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि 10-15 रुपये का प्रॉफिट होने लगेगा उसको उसी उसी बॉन्ड पे। तो जब जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तब तक प्राइस घटता है, जब जब प्राइस बढ़ता है तब तक बॉन्ड यील्ड घटती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसमें अभी अभी जितने मैंने बॉन्ड्स बताए, इसमें आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जीमेल एड्रेस है, इस पे लिख सकते हैं। सबसे अच्छा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके साथ एक ग्रुप का लिंक और दिया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसके अलावा कोई डाउट्स है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पेइंग योर अटेंशन टुवर्ड्स मी।